अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग को ये नॉवल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार करें। मेरा अपने भाई से डरती हुई खुद तो डर रही थी, साथ में एसीपी सामिर को भी धमकी देकर डरा रही थी। पहली बात तो रात के इस पर तुम्हारे भाई गधे घोड़े बेचकर सो रहा होगा, और दूसरी बात मैं सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखते हुए तुम्हारे कमरा तक पहुँचा हूँ, इसलिए तुम परेशान ना हो। एक पुलिस वाला हूँ, मुझे घात लगाना बहुत अच्छी तरह से आता है। और तीसरी बात, मैं तुम्हारे भाई से डरता नहीं हूँ। अगर देख लेगा तो देख ले, अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। कानूनी और इस्लामी तौर पर तुम मेरी हो और तुमसे मिलने की पूरी अथॉरिटी है मेरे पास, इसलिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे भाई का नाम नहीं आना चाहिए। हर वक्त हमारे दरमियान अपने भाई को घुसना ज़रूरी नहीं है। वो मिरहा के होठों पर उंगली रखते हुए फुल स्टॉप लगा चुका था। मिरहा सामिर को अपने इतने नज़दीक पाकर अपने दिल की धड़कनों को काबू नहीं कर पा रही थी। सामिर के जिस्म से उठती प्लीज़ चले जाए। मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई से बहुत डर लगता है, मगर कहा है ना कि अपने भाई का नाम इस वक्त मेरे सामने नहीं लेना। सामिर ने मिरहा की बात को काटते हुए कहा था, मैं इस भाई की बात नहीं कर रही, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वो बच्चों की तरह कांपते होठों के साथ आंसू बहाना शुरू हो चुकी थी। तुम्हें मुझसे डर क्यों लग रहा है? मैं कोई जिन हूँ? सामिर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसके गाल पर रखकर अपना चेहरा इसके बहुत करीब कर कर कहा था। सामिर का चेहरा अपने इतने नज़दीक आते हुए देखकर मिरहा ने अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली थी। सामिर के अनाबी लब मुस्कुरा रहे थे। माँ ब्यूटीफुल वाइफ, तुम्हारे थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखें। तुम्हारा शौहर इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारा दीदार करने के लिए आया है। मत कर इतना गुरूर। सूरत पे ए हसीना, तेरी सूरत पे नहीं, हम तो तेरी सादगी पर मरते हैं। सामिर इस सॉन्ग को हल्के से गुनगुनाया तो मिरहा हल्का सा मुस्कुराई थी। सामिर, हंस क्यों रही हो? मिरहा, कुछ नहीं। वो शर्माते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ करने लगी। सामिर, पहले बताओ कि क्यों हंस रही थी? सामिर ने अपना हाथ मिरहा के गाल पर रखकर इसके मुंह का रुख अपनी तरफ कर लिया था। मिरहा, आप सॉन्ग गुनगुनाए थे इसलिए। सामिर, क्यों मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है? मिरहा, अच्छी है। सामिर, तो फिर क्यों हंसी थी? मिरहा, पुलिस वाला गाना गा रहा था इसलिए मुझे हंसी आ गई। सामिर, क्यों पुलिस वाला गाना नहीं गा सकता? मिरहा, मुझे क्या पता, मैं कौन सा कभी पुलिस वालों से मिली हूँ, मगर मैंने मूवीज़ में देखा है कि पुलिस वाले बहुत अकड़ू और सड़ू होते हैं। वो हंसते हुए बोल रही थी। सामिर, अब तुम मूवीज़ में नकली पुलिस वालों को देखना छोड़कर अपने असली पुलिस वालों के बारे में राय कायम करो कि तुम्हारा असली पुलिस वाला कैसा है। मिरहा की बातों से शौक होता हुआ पूछ रहा था। मिरहा, मुझे नहीं पता, आप जाए यहाँ से। मिरहा सामिर की नज़रों उसकी गुर्बत से घबरा कर इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसको पीछे कर रही थी। ये सोचे बिना कि इसकी नन्ही सी जान एक हट्टे कट्टे पुलिस वाले को पीछे नहीं धकेल सकती। मिरहा, पीछे हटे, कितने बड़े सांड हैं आप। मिरहा के पूरे जोर से ढकेलने पर भी सामिर अपनी जगह से हाफ इंच भी पीछे नहीं हुआ तो मिरहा को गुस्सा आ गया। शामिर, हा, वो खिलखिलाकर कहा लगाकर हुआ हंसा था। एसीपी की जान, इस सांड को तो अब आपकी नाजुक जान ही बर्दाश्त करेगी। सामिर, तुम मेरी बीवी हो इसलिए। मिरहा, मैं आपकी कोई बीवी नहीं, वो अपने मुंह के जावियों को बिगाड़ते हुए बोली थी। शामिर, मिरहा, अब दोबारा ये मत बोलना कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, वरना। मिरहा, वरना क्या? क्या करेंगे आप? मिरहा सामिर की बात को बीच में ही काटते हुए बोली थी। इस कमरे में वो अपने हाथ पांव मार रही थी। सामिर ने इसके चेहरे पर झुककर इसके नाजुक से होठों को अपने कैद में ले लिया था। मिरहा के लबों को अपने लबों की कैद में लिए हुए इसकी सांसें रोके हुए था। मिरहा इस अचानक हुई आवाज़ से एक तो बहुत घबरा गई थी, दूसरा उसे सांस नहीं आ रही थी जिसकी वजह से वो हाथ पांव मार रही थी। मगर एसीपी साहब अपनी बीवी के साथ पहले किसी को इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो अपने मन की प्यास बुझाकर ही पीछे हटे थे।
मेरा ये क्या बदतमीज़ी थी। मेरा अपनी उखड़ी हुई सांसों से तेज़ हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की बेकार कोशिश करते हुए बोली थी, सामिर मेरी जान, इसको किस कहते हैं? बदतमीज़ी नहीं। लगता है तुमने पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं की है। कोई बात नहीं, जब रुखसत होगा तुम मेरे पास आओगी, मैं तुम्हें अच्छी तरह बदतमीज़ी और किस में फ़र्क समझा दूंगा। वो शरारती अंदाज से हंस रहा था। मेरा आप बहुत गंदे हैं। सामिर किस करना कोई गंदी बात है? बेवकूफ़ लड़की, बीवी हो तुम मेरी, और किस करने की अथॉरिटी है मेरे पास? मेरी सांस बंद हो रही थी। वो बच्चों की तरह होठ निकाल कर रो रही थी। सामिर हाय मेरा बच्चा, इतनी सी किसी से आपकी सांस बंद होने लगी है तो रुखसती के बाद जब मैं आपसे सारे हकूक़ वसूल करूँगा फिर तो तुम्हें वैनिटी लेटर पर लिटाना पड़ जाएगा। वो मेरा की हालत और उखड़े हुए सांस देखकर हंस रहा था। हंसे नहीं और जाए यहाँ से। अम्मी रात में 1-2 बार मेरे रूम में ज़रूर आती है और अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। अब तुम अम्मी की डांट का कहा है तो अब तो मुझे डरना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी अम्मी है। ठीक है, जा रहा हूँ, मगर जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई ख़त्म करो। मुझसे अपनी इस खूबसूरत बीवी से दूर नहीं रहा जाता। मुझे तुम बहुत जल्द मेरे इतने ही करीब चाहिए हो। मीरा की कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपने करीब करते हुए एक बार फिर से इसके दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर गया था। आज जाते हुए नीचे झुककर एक बार फिर से इसके लबों पर अपने लब रखकर जोर की किस लेते हुए आंख मारता हुआ पीछे हटा था। मीरा ने गुस्से से सामिर की तरफ देखा, जिसको एसीपी साहब ने बड़ी महारत से कैच करके हंसते हुए मीरा की तरफ फेंका था। आई लव यू माई ब्यूटीफुल वाइफ, वास्ते से कहते हुए जाता जाता दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर मीरा को फ्लैंक किस देकर आंख मारते हुए खिड़की से बंदरों की तरह उतरता हुआ नीचे चला गया। पुलिस वाला था तो इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं थी। मीरा बेड से नीचे उतरकर खिड़की के पास आई और खिड़की से नीचे झाँककर देखने लगी कि वो चला गया है या नहीं। वो खिड़की से उतरकर सहन में खड़ा हुआ था। जैसे ही मीरा ने खिड़की से झाँका, इसने फ्लाइंग किस की। मीरा ने हाथ के इशारे से जाने के लिए कहा, कितने बेशर्म हो और नीडर हैं। खुद तो मरेगा, मुझे भी रुमान भाई के हाथों से मरवाएगा। मीरा अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए अपनी खिड़की का पर्दा सेट करके वापस बेड पर आकर बैठ गई थी, मगर इसका दिल अब भी 100 की स्पीड से धड़क रहा था। मेरा बेटा, मैं ज़रा साथ वाले पड़ोसन की तीमारदारी के लिए जा रही हूँ। मीरा की माँ मीरा के रूम में आकर उसे बता रही थी। जी अम्मी ठीक है। मीरा सोफ़े पर आलती पालती मारकर बैठी हुई अपना टेस्ट याद कर रही थी। मीरा मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो इसलिए परेशान मत होना, और जब मीरा उठे तो उसे भी नाश्ता बनवा देना। फ़िलहाल तुम्हारे भाई साहब भी अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आए, वरना मैं इसका नाश्ता ज़किया से बनवा कर जाती। अब उठेगा तो मुझे घर पर ना पाकर घर को सर पर उठा लेगा। मगर बेटा, मेरा जाना ज़रूरी है। तुम्हें तो पता है कि पूरे मोहल्ले में एक वही तो है जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम्हारे भाई के डर से तो मैं कोई दोस्त बनाती नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि सारी दुनिया फ्रॉड है और सब लोग हमें गलत नज़रों से ही देखते हैं। पता नहीं ये कुलसुम आंटी पर इसने कैसे यकीन कर लिया था। कुलसुम वही पड़ोसन थी जिसका रोमांसा की माँ आज पता करने जा रही थी। वो काफ़ी नेक खातून थी और पहली नज़र में ही रोमांसा के दिल को बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए जब से वो लोग इस सोसाइटी में आए थे, ले देकर रोमांसा की माँ एक ही दोस्त और बहन और सहेली थी। मेरा कुलसुम आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है। हो सकता है मुझे इसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़े, तो अगर तुम्हारा भाई उठ जाए तो इसका नाश्ता भी ज़किया से कहकर रेडी करवा देना। ज़किया इस घर की मुलाजिमा का नाम था, जो किचन का काम करती थी। अपनी माँ की सारी बात सुनकर मीरा ने हाँ में सर को हिलाते हुए जी अम्मी जान कहा था। रोमांसा नहाकर वापस रूम से बाहर आया तो गीला टॉवल सोई हुई मीरब के मुंह के ऊपर फेंक कर दिया था। मीरब बेचारी गीला टॉवल मुंह पर लगने से हड़बड़ा कर उठी। हाय अल्लाह जी कहती हुई उठी। गुड मॉर्निंग महारानी साहिबा, गुस्ताखी माफ़, मैंने आपकी नींद में खलल डाल दिया। रोमांसा अपने दोनों हाथ सीने पे बांधे हुए मीरब के सामने खड़ा था। आज इसने स्पेशल तौर पर छुट्टी की थी, सिर्फ मीरब को टॉर्चर करने के लिए, और वो मीरब को सुबह की पहली डोज दे रहा था। मीरब साथ सोए हुए इंसान को कोई इस तरह से जगाता है? रोमांसा, गुस्ताखी माफ़ महारानी जी, आप हुक्म कीजिए कि आपको किस तरह से उठना पसंद है।
आपका ये अदना गुलाम आपको इसी तरह से उठाया करेगा मीरा। क्या आप रात को तैयारी करके सोते हैं कि सुबह उठते ही आप मुझ पर इस तरह से तंज करना शुरू कर देंगे? रोमांसा: नहीं, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है कि सुबह उठते ही नए नए आइडियाज़ मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। तुम ये इंस्पेक्टर बनकर मुझसे सवाल करना बंद करो और 1 मिनट से पहले अपनी ये शक्ल धोकर आओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता। मैं बहुत जल्द अम्मी जी से सीख लूँगी या फिर आपको बना कर दिया करूँगी। मीरा बेचारी तंज के दर से पहले ही सफाई पेश कर रही थी। पहली बात तो ये है कि मैं बनाया हूँ, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें नाश्ता बनाकर मुझे देना। और दूसरी बात ये कि फूल लड़की, तुम्हें कोई काम आता भी है? हर काम में मुझे ये करना नहीं आता, मुझे वो करना नहीं आता। कभी अपनी ज़बान से ये भी फूट लिया करो कि तुम्हें कुछ करना आता भी है। और मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। 1 मिनट से पहले किचन में जाओ और मेरे लिए नाश्ता बनाकर लेकर आओ। लेकिन अभी तो मेरे हाथ में बहुत दर्द है और कल आपके दबाने से मेरे हाथ का ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गया है। मीरा नज़रें झुकाए हुए मुजरिमों की तरह खड़ी हुई बोल रही थी। तुम एक काम करो, हाथ को कमरे में छोड़कर चली जाओ, मगर नाश्ता तो फिर भी बनाना पड़ेगा। अगर हाथ कमरे में छोड़कर जाऊंगी तो नाश्ता कैसे बनाऊं? मीरा बेचारी रोमांसा की बातों और डर से इतनी घबराई हुई थी कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि बंदा हाथ छोड़कर नाश्ता कैसे बना सकता है। इसने जुमले पर गौर ही नहीं किया, जैसे दिमाग तो अपने मायके पे छोड़कर आई, यहाँ पर रहकर मेरा दिमाग खा रही हो। इस तरह हाथ कमरे में छोड़कर जाकर नाश्ता बना दो। मीरा को नाश्ते के नाम पर कुछ भी नहीं बनाना आता था, मगर फिर भी रोमांसा का हुक्म था तो मानना तो मेरा पर फर्ज था। महारानी साहिबा, वॉशरूम से तशरीफ़ बाहर लाइए या आपके लिए स्पेशल बग्गी भिजवानी पड़ेगी जो महारानी साहिबा को वॉशरूम से किचन तक का अजीम सफ़र करवाएगी। मीरा वॉशरूम में टूथ ब्रश कर रही थी, मगर रोमांसा की तानों वाली आवाज़ें इसके कानों में गूंज रही थी। जी साहब, बस ब्रश करके आ रही हूँ। जिस मीरा की सुबह आँख खुलते ही इसकी माँ इसकी मन्नतें करके उसे बिस्तर से बाहर निकालती थी। आज इस मीरब का इस्तकबाल गीले तौलिए ने किया था और माँ की मोहब्बत भरी आवाज़ के बजाय रोमांसा के ताने सुनकर मीरब की हसीन सुबह की शुरुआत हुई थी। बहरानी जी, मैं डाइनिंग टेबल पर जा रहा हूँ, आप ज़रा अपनी बग्गी पर बैठकर जल्दी से तशरीफ़ ले आइए। रोमांसा रूम से जाते जाते भी मीरब को ताना देकर चला गया था। मीरब नफ़ी में सर हिलाते हुए ये सोच कर रह गई थी कि आखिर इसने ऐसी क्या गलती कर दी जो रोज़ उठकर इस पर तानों की बरसात शुरू कर देते हैं। रोमांसा रूम से बाहर आया तो मीरा डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपना नावल नोश फरमा रही थी। हाय, मेरा बच्चा कैसा है? रोमांसा अपनी बहन के पास जाकर प्यार से इसके माथे को चूमते हुए बोला। इसका हाल पूछकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मेरा बेटा, आप सुबह सुबह ये नावल लेकर मत बैठा करें। नावल पढ़ने का भी कोई टाइम होता है। आज के बाद मैं सुबह सुबह आपके हाथ में नावल ना देखूं। जी भाई, सॉरी, मीरा की मिनमिनाई सी आवाज़ आई थी। गुड, रोमांसा ने अपनी बहन को शाबाश दी थी। अब रोमांसा ने इधर उधर नज़रें दौड़ाई थी, क्योंकि जब भी वो टेबल पर आता था हमेशा इसकी अम्मी जान उसे टेबल पर ही मिलती। अम्मी जान कहाँ है? रोमांसा ने मीरा से पूछा था। अम्मी जान कुलसुम आंटी के घर गई हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अम्मी जान ज़्यादा देर तक वहाँ रुकी और हो सकता है अम्मी जान को उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े, इसलिए अम्मी लेट आएंगी। और अम्मी ने मुझे कह दिया है कि मैं आपका और मेरे भाभी का नाश्ता तैयार करवा दूँ। अब आप बता दें आप क्या खाएंगे? मैं अभी जकियाबाजी से कहकर आपका नाश्ता तैयार करवा देती हूँ। मीरा ने बिना सांस लिए एक ही सांस में सारा कुछ रोमांसा को बता दिया था।
रिलैक्स रिलैक्स, सांस भी ले लो। रोमांसा ने हंसते हुए हाथ के इशारे से उसे रोका था। मीरा को इतनी स्पीड में बताते हुए देखकर वो हंस रहा था। मीरा ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई अपने बालों को खोलकर ब्रश से कंघी कर रही थी। वो ब्रश करते हुए साथ में हाथ को हिलाकर सी कर रही थी, क्योंकि उसके हाथ में सच में बहुत ज़्यादा दर्द था। क्योंकि कल रोमांसा के शर्ट पर बटन लगाते हुए पता नहीं कितनी बार गुस्से से उसने मीरा के हाथ को दबाया था। जिसकी वजह से मीरब का जख्म फिर से ताज़ा हो गया था। मगर इस दुश्मन जान ने पलट कर बेचारी का हाल भी नहीं पूछा था। सारी रात भी दर्द ने उसे सुकून से सोने नहीं दिया था। अब रोमांसा सिर्फ उसे टॉर्चर करने के लिए मीरब से नाश्ता बनवा रहा था। हालांकि रोमांसा को आइडिया था कि जितने नाज व नखर व नाजों से इसके घर वालों ने इसको पाला है, इसको नाश्ता बनाना नहीं आता होगा। मगर वो रोमांसा था जो अपने ज़िद के आगे कुछ और नहीं देखता था। बस इसके दिमाग ने जो सोच लिया था वो मीरब को सुकून की सांस नहीं लेने देगा, तो इसने अपनी हर सोच को हर हाल में पूरा करना था। मीरब कंघी करके जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आई तो मिरहन ने बहुत खुशदिली से इसका वेलकम किया था। हाय भाभी, आइए बैठिए, मैं अभी आपका नाश्ता बनवा देती हूँ। जकियाबाजी, इधर आओ, भाई और भाभी का नाश्ता बनाते। मेरा बच्चा, आपको अगर नाश्ता करना है तो आप भी यहीं पर बैठे। आज का नाश्ता आपकी भाभी जान बनाएंगी। नहीं भाई, मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ। मगर भाभी नाश्ता क्यों बनाएंगी? एक तो अभी इनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। और दूसरा, अम्मी जान बोल कर गई है कि मैं जकियाबाजी से कहकर आप दोनों का नाश्ता बनवा दूँ। नहीं, मुझे तो अपनी प्यारी बीवी के हाथ का नाश्ता करना है, तो इसलिए नाश्ता तुम्हारी भाभी बनाएंगी। रोमांसा मीरा के सामने इतना स्वीट बनकर बोल रहा था जैसे कि मीरब से उसे बहुत प्यार हो और मीरब का हाथ का बना हुआ खाने के लिए वो बहुत बेताब हो। मेरा बेचारी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके भाई पर बेवक्त प्यार का भूत कैसे सवार हो गया था। मेरा को अपना नावल कंप्लीट करना था, इसलिए वो वहाँ से काम के बहाने से खिसक कर अपने रूम चली गई। मिस वर्ल्ड, अपने मुबारक कदम लेकर किचन में जाओ और मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। मीरब के हाथ में दर्द हो रहा था, वो बताना चाहती थी, मगर रोमांसा के चेहरे के तासुरात देखकर चुपचाप किचन में चलती हुई आ गई थी। मीरब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह नाश्ते में क्या बनाए और कैसे बनाए। मीरब ने फ्रिज खोलकर अंदर झाँक कर देखा। अंदर डबल रोटी, अंडे, दूध और बहुत सारे फल रखे हुए थे। मीरब कुछ देर फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर खड़ी रही थी। इसके बाद इसने सोचा कि ब्रेड सेक कर साथ में चाय बनाकर नाश्ता दे देती है। क्योंकि मीरब को अंडा तक को बनाना नहीं आता था। अंडा दूर की बात, इसने तो कभी अपना कदम भी किचन में नहीं रखा था। इसके लिए ये सब कुछ नया और बहुत मुश्किल था। महरानी साहिबा, नाश्ता मेरे पास आ जाएगा या मैं खुद नाश्ते के पास आऊँ? रोमांसा ऊंची आवाज़ में बोला। खुद ही नाश्ते के पास आ जाए, मीरब धीमी आवाज़ में बोली। वो धीमी से कही गई बात रोमांसा के कानों तक पहुँच गई थी। हाँ, कहाँ है मेरा नाश्ता? आ गया मैं। रोमांसा की अचानक आवाज़ से मीरब 2 कदम डर कर पीछे हुई। जो यूट्यूब से देख रही थी अंडे की ईजी रेसिपी। माशाल्लाह, निकम्मी लड़की को अंडा बनाना भी नहीं आता, वो भी यूट्यूब से पूछ रही अंडा आसानी से कैसे बनता है। इतना तो मुझे भी आता, तुम मुझसे पूछ लेती। मीरब काफ़ी शर्मिंदा थी अपनी चोरी पकड़ी जाने पर। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे बनती है ईजी अंडा। रोमान ईजी को खींच कर बोला। नहीं सा, मैं बना लूँगी, नज़र आ रहा है जो तुम बना लोगी। चलो अब अपने इन निकम्मे हाथों से फ्रिज में से 2 अंडे लेकर आओ और उसे तोड़कर अब एक बॉल में डालो। मीरब जल्दी से गई और फ्रिज में से 2 अंडे लेकर आई और शेल्फ पर रखकर अंडों को तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगी। क्या ढूंढ रही हो अब? सा, अंडे तोड़ने के लिए नाइफ ढूंढ रही हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं मिस निकम्मी।
अंडे को बॉल के साथ ठोकर लगाकर तोड़ लो। मीरब ने इसके बात पर अमल करते हुए अंडों को तोड़ डाला, जो बॉल पे तो नहीं गिरा मगर पूरे फर्श पर फैल चुका था। अब मीरब अंडा का एक सिरा हाथ में लिए हुए कभी साग को तो कभी फर्श पर पड़े हुए अंडा को देख रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह लड़की, अंडा तोड़ने को कहा था, फोड़ने का नहीं। सॉरी साम, दूसरा अंडा तोड़ लेती हूँ। मीरब ने बिना रोमांसा का जवाब सुने जल्दी से सेल्फ से दूसरा अंडा उठाया और इसका भी वही असर गया जो पहले वाले अंडे का हुआ था। वेरी गुड, बस यही रेसिपी थी जिसको तुम बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हो। अब फ्रिज में से एक और अंडा लो, इसके बाद एक और अंडा लाना। इसी तरह फ्रिज में जितने भी अंडे पड़े हैं सबको बारी बारी लाकर यहीं पर फोड़ देना और इसके बाद इसके ऊपर नमक मिर्च डालकर अच्छी तरह हल करना और इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देना। फिर जब ऑमलेट तैयार हो जाए तो यहाँ पर बैठकर तुम ही खा लेना, क्योंकि ये जानवरों वाला खाना मैं तो नहीं खा सकता, मगर मेरा ख्याल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मीरा रोमांसा के तंज पर रोने लगी। एक तो बेचारी शर्मिंदा थी कि उसे कुछ भी करना नहीं आता, ऊपर से रोमांसा की तंजिया नज़रें और तंज करती हुई ज़बान, इसकी आंखें भर आई थी। अब ये अशकबारी तुमने किस लिए शुरू कर दी है? जैसे कि मैं तुम पर बहुत जुल्म कर रहा हूँ। जुल्म तो तुमने किया इन बेचारों अंडों पर, रोना तो इनको चाहिए। रोमांसा ऊंची आवाज़ से बोला तो मीरा बहुत तेज़ी से रोना शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है किचन में? और तुम लोगों ने क्या हशर बना दिया मेरे किचन का? तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अचानक से रोमांसा की माँ की आवाज़ इन दोनों के कानों में पड़ी तो इन दोनों ने चौंक कर मुड़कर पीछे देखा, जहाँ पर खड़ी हुई रोमांसा की माँ गुस्से से लाल पीली होकर खड़ी हुई थी। अपने किचन की ख़राब हालत देखकर वो सर को पकड़कर रह गई थी। अम्मी जान मैं अंडा बना रही थी तो वो ज़मीन पर गिर गया। मीरब ने जल्दी जल्दी बात को कवर करने की कोशिश की थी। इवान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अम्मी जान, मैंने इस अंडे की रेसिपी बता रहा था। हाँ, मैं देख रही हूँ तुम दोनों को अंडा काफ़ी अच्छा बनाया है, हमारे किचन को काफ़ी पसंद आया है। अब अगर तुम लोगों का अंडा बन गया हो तो अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ और अपना हसर ठीक करो। तुम लोगों के कपड़ों पर अंडों की छींटें पड़ी हुई हैं, पूरे घर में अंडों की खुशबू फैला रखी है। तुम दोनों जाओ अपने रूम में और चेंज करो, मैं किचन साफ़ करवा कर तुम लोगों का नाश्ता बनवाती हूँ। हद है, मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर गई हूँ तो तुम लोगों ने किचन का हसर नसर कर दिया है। आजकल के बच्चों का पता नहीं क्या बनेगा। रोमांसा के मामू में बड़बड़ाते हुए किचन के अंदर दाखिल हुई थी और जकिया को आवाज़ दे रही थी, जकिया किचन में आओ और आके फर्श से अंडे को साफ़ करो। आज मेरी बहू और बेटे ने फर्श पर ऑमलेट तैयार किया है और मेरा किधर है? इसको जब मैं बोल कर गई थी कि तुम दोनों का नाश्ता तैयार करवा दे तो इसने क्यों तैयार नहीं करवाया? रोमांसा की माँ को मेरा पर गुस्सा आ रहा था और अब रोमांसा की माँ गुस्सा मेरा पर था। अम्मी जान, इसकी कोई गलती नहीं है और ना ही अब मैं मेरा की ज़िम्मेदारी हूँ। वो मेरा नाश्ता क्यों तैयार करवाए? मैं अब आपकी बहू की ज़िम्मेदारी हूँ तो इसको बताए कि ये मेरी ज़िम्मेदारियों को उठाना सीखे। रुमान बेटा, उसे थोड़ा टाइम दो, सीख जाएगी सब कुछ और रखा करेगी तुम्हारे हर चीज़ का ख्याल। कब सीखेगी और मैं कितना टाइम दूँ इसको? इसके बचपने के लिए मेरे पास फिजूल टाइम नहीं है। इसको बोले कि अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाया करे, जिस तरह आप मुझे मेरी ज़िम्मेदारियों से आगाह करती है। बेटा, अगर तुम्हें इतना ही सब कुछ परफेक्ट चाहिए था तो फिर रुखसती में कुछ और दिन इंतज़ार कर लेते ताकि वो तुम्हारे मुताबिक सब कुछ सीख कर आती। अम्मी जान, क्यों आप हर बात सिर्फ मुझ पर लागू करती हैं? आप मुझे रुखसती में ताख़िर करने को कह रही हैं। अगर ये मैडम इश्क में फ़ना होकर अपने नसें नहीं काटती तो इसका सरपेरा भाई मिर्हा को अगवा करके ज़बरदस्ती मुझसे इसका निकाह नहीं करवाता तो इस मुसीबत को रुखसत करके मुझे अपना घर लाना ही नहीं पड़ता।
मेरा रोमांसा की इस बात पर आंखें भरकर रोने लगी थी, क्योंकि उसे हमेशा रोमांसा के मुंह से अपने मोहब्बत के लिए तंज ही सुनने को मिलता था। वो भी इंसान थी, इसका दिल भी रोमांसा की बातों से दुखी हो सकता था। कब तक वो दुश्मन जान की बात को बर्दाश्त करती। मीरा, अब तुम क्यों रो रही हो? तुम रोमान की ज़रा ज़रा सी बात पर रोना मत शुरू कर दिया करो। इस तरह ये तुम्हें हमेशा कमज़ोर समझेगा और हमेशा तुम पर चिल्लाता रहेगा। बेटा, अपने हक के लिए स्टैंड लेना सीखो। इसको इसके चिल्लाने का जवाब दिया करो। इसको ये बताया करो कि यह तुम पर इस तरह से हक नहीं चिल्ला सकता, क्योंकि तुम इसकी बीवी हो। अपने हक के लिए बोलकर उसे एहसास दिलाया करो। और अब जाओ रूम में और कपड़े चेंज करो। अच्छी तरह तैयार हो, बीमारों के जैसा अपना होलिया बनाया हुआ। कहीं से भी तुम लगती हो कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। मीरा रोमांसा के जाने से पहले ही रूम में चली गई थी, जबकि रोमांसा की माँ अभी भी रोमांसा के गिलास लगाए हुए खड़ी थी। रोमांसा अपनी अम्मी जान से अपनी खातिर तवाज़ा करवाने के बाद मीरब के लिए अपने दिमाग में गुस्सा लिए हुए रूम में आया था। मीरब ड्रेसिंग के सामने खड़ी कपड़े चेंज करके खड़ी हुई अपने सास का हुक्म मानकर तैयार हो रही थी। मीरब ने पर्पल कलर का प्लाजो और इसमें काम वाली कुर्ती पहनकर कंधे पर बड़े से दुपट्टा लटकाया हुआ था, जिसके चारों तरफ कटवर की पट्टी लगी हुई थी। कानों में छोटे छोटे टॉप्स और गले में मैचिंग चेन पहन रखी थी। लिपस्टिक के नाम पर सिर्फ हल्का सा ग्लोज लगाया हुआ था। रोमांसा रूम के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी पहली नज़र मीरब पर ही पड़ी थी, जो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। मगर रोमांसा तो इस वक्त माँ की बातों से तपा हुआ रूम के अंदर आया था। मीरब को घूरते हुए अपने शर्ट के बटन खोलकर इसने सोफे पर फेंक दी थी, क्योंकि इसकी शर्ट पर भी अंडे की कुछ छींटें पड़ गई थी। वो अम्मी जान से बोल नहीं सकती थी कि मेरी कोई गलती नहीं। अंडे तो तुमने तोड़े। वहाँ पर मुंह में दही जमा कर खड़ी हुई थी। जवाब दो, क्यों नहीं अम्मी जान के सामने बताया कि मेरी गलती नहीं थी? मीरब के जवाब ना देने पर रोमांसा का गुस्सा और भी बढ़ गया था। यार, वो घड़ी ही मनहूस थी जब मैं मॉल में तुमसे टकराया। था, बस कि जैसा। अब आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। शट अप, अपना मुंह बंद रखो। बल्कि बेहतर है इस वक्त तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रख के विकास से अपने सर को दबा रहा था। सर, आप मुझे यूं धुतकार नहीं सकते हैं। क्यों? अब तुम्हें कौन से रुख आपके पर लग गए हैं? क्योंकि सामने आपकी बीवी हूँ। मीरब ने अपने सास की कही हुई बात पर अमल करते हुए दोहराया था। अच्छा, तो फिर बीवी होने के सारे हकूक़ का भी पता होगा? रोमांसा ने अच्छा पर जोर देते हुए पूछा। मीरब रोमांसा के तेवर देखते हुए घबरा गई थी। वो 1 मिनट से पहले इसकी बत्ती गुल हो गई थी। इतना कॉन्फिडेंस जो जमा करके इसने रोमांसा से ये सब बोलने की हिम्मत की थी। रोमांसा की एक ही बात मीरब का सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया था, जो मीरब की तरफ से बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। उसकी जानिब अपने कदम बढ़ा रहा था। मुझे अम्मी जान बुला रही। वो घबरा कर रूम का दरवाज़ा खुलकर भागने लगी। रोमांसा मीरब के इरादे को भांपते हुए मीरब के सामने आन खड़ा हुआ। कहाँ? पहले अम्मी जान के बेटे की बात सुनो। उसे बाजू से खींच कर बेड पर फेंका। सा, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बीवी हो मेरी यार, तुम्हारे हकूक़ अदा करने लगा हूँ। सा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मीरब ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। अब बेड पर सरकते हुए पीछे की तरफ होने लगी। रोमांसा ने मीरब को वापस अपनी तरफ खींचा और खुद इसके ऊपर झुक गया। कर सकता हूँ, दांतों को पीसते हुए बोला। बहुत शौक है ना मेरी बीवी बनने का? तो चलो आओ, आज तुम्हें शौहर के सारे हकूक़ बताता हूँ। पूरी तरह से बीवी तो तब बनोगी जब मेरे सारे हकूक़ अदा करोगी। इसके बाद तुम भी सारे हकूक़ ले लेना मुझसे।
बहुत ही फॉर्मल अंदाज में बोला। मीरब के दोनों हाथ को पकड़कर बेटरॉन से पीन किए हुए मीरब की गर्दन पर झुका था। रोमान के होठों का लिमस मीरब के गर्दन पर लगने से मीरब का वजूद हल्का हल्का कांपने लगा। सा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। मीरब कांपते हुए लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ कर बोली और ख़ुद को रोमान सा की पकड़ से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रोमान अपने दांत मेरी मीरब की गर्दन पर गाड़ते हुए कब इसका प्यार शक्तियाँ बदल गए उसे एहसास न हुआ। क्यों बीवी होने के हकूक़ नहीं लेने? रोमान सा खुमारदार लहजे में बोला। सा, मुझे दर्द हो रहा है। मीरब कुछ देर पहले गर्दन पे दी हुई तकलीफ़ को महसूस करते हुए बोली। होने दो दर्द, जो दर्द तुमने मुझे दिए हैं अब इनकी भरपाई का वक्त है। रोमान सा के नाजुक से वजूद को अपनी कसरती बदन में छुपाए हुए था। रोमान सा के लंबे चौड़े जिस्म के आगे मीरब, जो इस एज में भी 12 साल छोटी थी और देखने में भी बहुत नाजुक और बहुत दुबली पतली सी थी, मीरब तो रोमान सा के नीचे नज़र ही नहीं आ रही थी। रोमान सा के इतने नज़दीक आने से मीरब का शर्म और रोमान सा के वजन से बुरा हाल था। सांस गले में अटकी हुई थी। अंदर वाली सांस बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी। अब बाहर वाली सांस अंदर जाने को तैयार नहीं थी। मीरब ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि इस बंदे का गुस्सा जितना ख़तरनाक है, प्यार इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा साबित होगा। साहब प्लीज़ मुझे जाने दे। रोमान सा इसके ऊपर ही लेटा हुआ उसके गर्दन पर अपना लिमस छोड़कर मीरब की सांसों को तंग किए हुए इसकी जान का जाप बना हुआ था। सा, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? नहीं। रोमान सा ने इसके बालों में अपना चेहरा छुपाए हुए ऐसे ही जवाब दिया था। सा, आपको क्या हो गया? आप वैसे तो नहीं थे। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें अपनी बीवी होने का हक चाहिए था ना? अब जब मैं अपने शौहर होने का हक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो तुम्हारी सांसें तुम्हारे गले में क्यों अटक रही है? सा, मैंने ऐसे तो हकूक़ नहीं मांगे थे। वो शर्म से लाल होती हुई नज़रें घुमाकर दीवार को देखने लगी थी। तो फिर तुम्हें कैसे हकूक़ चाहिए? क्या चाहती हो महारानी साहिबा? आज तुम मुझे खुलकर बताओ। वो अब भी इसके दोनों हाथ को ऊपर की तरफ पिन किए हुए इसके ऊपर ही विराजमान होकर लेटा हुआ था। मैं चाहती हूँ आप मेरी तारीफ़ करें, मुझसे बहुत सारा प्यार करें। वो झिझकते हुए अपनी बात रोमान सा के सामने रख गई थी। माशाअल्लाह, मेरी इतनी सी गुर्बत से तुम्हारी रंगत जर्द हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे यरकान का अटैक हुआ है। वो अपनी इन बेतरतीब सांसों को देखो और सोचो कि अगर रोमान सा का गजब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अगर मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी ज़बान में बहुत सारा प्यार करूं तो मर जाओगी। और वैसे भी रोमान सा का टेस्ट इतना ख़राब नहीं कि वो तुम्हारे मुँह लग कर तुम्हें बहुत सारे प्यार करे। वो झटके से इससे दूर होकर खड़ा हो गया था। ये तो सिर्फ तुम्हारी सज़ा का एक हिस्सा था और जब जब मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा उसे मेरे प्यार नहीं बल्कि मेरी तरफ से अपने लिए सज़ा समझना। तुम रोमान सा की प्यार की मुस्तहक नहीं हो। वो जाता जाता मीरब के दिल में अपने जहरीले तीर छोड़ कर गया था। खुद तो जाकर वॉशरूम में बंद हो गया था मगर मीरब वहीं पर पड़े हुए आंसू बहाती रह गई। सा, क्यों आपकी मोहब्बत की मुस्तहक नहीं हूँ? क्या कमी है मुझ में? क्यों मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं आपके दिल पर दस्तक नहीं दे पा रही? क्यों मैं आपके दिल के बंद दरवाजे नहीं खोल सकती? ऐसा क्या है आपके दिल में जिसकी वजह से आप मुझे अपने दिल में दाखिल ही नहीं होने देते? वो रोते हुए अपना मुंह तकिए में छिपाए हुए सोच रही थी। रोमान सा बाहर आया तो एक साइड पर आकर आराम से लेट गया, जैसे इसने तो कोई दिल दुखाने वाली बात की ही ना हो। मीरब के तकिए में चेहरा छुपाए हुए थी मगर फिर भी इसकी हल्की हल्की सिसकियाँ रोमान सा के कानों तक पहुँच रही थी। मगर वो दुश्मन जहाँ बहुत आराम से आंखें बंद किए हुए लेटा था। थोड़ी देर खामोशी के बाद रूम का दरवाज़ा बजा था और झकिया की आवाज़ आई। रोमान भाई, मीरब बाजी, आप दोनों को बड़ी बीबी जी बुला रही है नाश्ते की टेबल पर। आप जाए, हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं। रोमान सा ने बेड पर लेटे हुए ही जवाब दिया था। चलो उठोगा, तुम्हारा मातम ख़त्म हो गया हो तो मीरब नाश्ते पर बुला रही है। मुझे नहीं जाना। याद आया, मुझे मत दिखाओ, तुम मेरी मनपसंद बीवी नहीं हो।
जो मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा। साहब मुझे पता है मैं आपकी मनपसंद बीवी नहीं हूँ। बार बार मुझे मत बताया करें। क्यों बार बार अपनी तारीफ सुनकर बुरा लगता है। वो धुंधली नज़रों से उसे देखा रहा था। वो उसकी तरफ करवट लेकर तकिए पर कैन टुका अपने सर को अपने हाथ के सपोर्ट दिए हुए लेटा हुआ मीरब पर तंज कर रहा था। मीरब ने अपने मुंह आंखों से बाजू को हटाकर गुस्से से नजरें घुमाकर रोमान शाह की तरफ देखा था। रोमान साहब ने दोनों आईब्रो उठाकर अपनी आंखों से उसे इशारा करते हुए उठने का कहा था। चलो अम्मी जान का इंतज़ार कर रही है। मुझे भूख नहीं है। मीरब ने जवाब देकर फिर से बाजू अपने आंखों पर रख ली। मीरब मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। तुम्हारे और मेरे दरमियान कमरे के अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा मेरी माँ को नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी जान जरा से भी परेशान हुई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए सारे तमाशे रूम के अंदर रखना। बाहर जाकर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना, जैसे एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ रखते हैं। सच बताए हमारे दरमियान नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ है? मीरब सवालिया नज़रों से रोमान साहब की तरफ देखकर पूछ रही थी। 5 मिनट पहले नॉर्मल जैसा सब कुछ बनाने तो लगा था, मगर तुम्हारी सांसें बंद होने लगी थी। कहो तो अभी बना तुम्हारा और मेरा रिश्ता नॉर्मल। इसने रिश्ता नॉर्मल को खींचते हुए कहा था। मीरब ने नफी में सर को हिलाते हुए अपनी नज़र दूसरी जानिब कर ली थी। दोबारा इस तरह से हिकारत से नज़रें फेरी तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूँगा। रोमान साहब मीरब के करीब होकर इसके जबड़ों को अपने हाथ से पकड़कर जोर से दबाए हुए था। साहब मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े। मैंने गुस्से से नज़रें फेरी थी, हिकारत से नहीं। तुम्हें गुस्सा करने का हक भी नहीं है, वो चिल्लाया था। साहब को मीरब के इस तरह नज़रें फेरना महक याद दिला गया था। झटके से इसकी जबड़े को छोड़ता हुआ खड़ा हुआ था। चलो मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर और अपनी शक्ल पर मुस्कुराहट लाओ। ताकि अम्मी जान को लगना चाहिए कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। मीरब की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। इसने हैरत से रोमान साहब की तरफ देखा। वो रोते हुए बेड से उठकर खड़ी हुई अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। मैंने कहा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। मेरी अम्मी जान के सामने तुम खुश नज़र आनी चाहिए हो। शाह आप इतने जालिम क्यों हैं? क्यों आप इतने सख्त दिल हैं? क्यों मेरी मोहब्बत आपके दिल की इन सख्त दीवारों को तोड़ नहीं पा रही? आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देखें, मैं खुदा की कसम आपके कदमों में बिछ जाऊंगी। वो रोते हुए रोमान साहब के पास आकर खड़ी हुई, बड़ी इल्तिजाई नज़रों से देख रही थी। इसके रोने में रोमान साहब को पाने की इतनी तड़प थी कि कोई और होता तो कसम से 1 मिनट पर पिघल जाता। महक ने अपनी बेवफाई से रोमान साहब के दिल में इतनी नफरत भर दी थी कि मीरब की मोहब्बत पर महक की नफरत भारी पड़ रही थी। तुम ये डायलॉग रात को बोले ना, आज मेरी ऑफिस से छुट्टी है। फिलहाल चलो, अम्मी जान तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मीरब की बात को नज़रअंदाज करता हुआ वो रूम से निकल कर डाइनिंग टेबल की तरफ आया। मीरब नम आंखों को साफ करते हुए नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर इसके पीछे पीछे चल रही थी। रोमान साहब टेबल पर पहुंचा तो इसकी माँ पहले से ही मीरब की माँ से बात कर रही थी। मीरब की माँ मीरब के आने का पूछ रही थी और रोमान साहब की माँ ने वादा भी दे चुकी थी, रोमान और मीरब मिलने के लिए आएंगे। हद है अम्मी जान, आप कहने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करें। मुझे नहीं जाना, ना ही मैं इसको जाने दूंगा। फ़ोन बंद कर होते ही रोमान साहब ने खराब मूड से अपनी माँ से कहा। क्यों नहीं जाना तुम्हें, और उसे क्यों नहीं जाने दोगे? मुझे नहीं जाना क्योंकि मुझे इसका घर जाना पसंद नहीं, और इसको मैंने इसलिए नहीं जाने देना क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इश्क का बुखार चढ़ा हुआ तो अब शादी हो गई और ये टिक कर अपने घर में रहे। क्यों जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो क्या इनका मायका से ताल्लुक टूट जाता है? रोमान साहब की माँ ने नाराज़ मुँह बनाकर कहा था। अम्मी जान, रोमान चुप कर जाओ। हर बात पर तुम यूँ ज़िद नहीं कर सकते। रोमान साहब की बात को बीच में काटते हुए उसकी अम्मी ने अपना हुक्म सादर कर दिया। उसे कल मीरब को लेकर इसके मायके जाना है। हालांकि रोमान साहब की माँ को अच्छी तरह से पता था कि इनका बेटा अपनी माँ के साथ ज़बानदराज़ी कभी नहीं करता। बस रोमान पर अपना रूप डालकर मीरब को इसके मायके भेजने के लिए इसकी माँ ने यह हरबा इस्तेमाल किया था और तीर निशाने पर लगा था। रोमान सा चुप करके नाश्ता करने लगा, बस बीच बीच में मीरब को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, जैसे बेचारी मीरब ने यह सारी बात की हो।
हाँ जी जनाब, कैसा लग रहा है ठीक होकर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तुम दोनों की मेहरबानी है कि तुम दोनों ने मेरी बदतमीज़ी की बर्दाश्त मेरे साथ नहीं छोड़ा, वरना मैंने अपनी जो हालत कर ली थी वहाँ पर तो अपने घर वालों भी साथ छोड़ देते हैं। अहमद रोमांस और डॉक्टर साजिब से कह रहा था। आज अहमद का इलाज मुकम्मल हो चुका था और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज अहमद के साथ साथ रोमांसा और डॉक्टर साजिब के लिए भी बहुत खुशी का दिन था कि आखिर वो अपने दोस्त को फिर से ठीक करने में कामयाब हो गया था। यानी कि तुम हमें अपनी फैमिली नहीं समझते। रोमांस अहमद की बात का जवाब दिया। नहीं यार, मेरा वो मकसद नहीं था। मैं तो बहुत खुश हो के मुझे तुम दोनों के जैसे दोस्त मिले हो जिन्होंने मुझे इस नशे के दलदल से बाहर निकाल लिया, वरना कितने लोग तो इस दलदल में फंस कर वापसी का रास्ता ही भूल जाते हैं। हर कोई मेरे जैसा खुश नसीब नहीं होता और हर किसी को रोमांस और डॉक्टर साजिब जैसा दोस्त नहीं मिलते। खुशी से अमर की आंखें नम हो गई और वो एक बार तो डॉक्टर साजिब के गले में डाले और दूसरा रोमांसा के गले में डाले हुए अपने दोस्तों से गला मिल रहा था। रोमांसा की मादरी ज़बान, चलो छोड़ दो यार, अब क्या रुलाकर सांस लोगे। रोमांसा की मादरी ज़बान पंजाबी थी और रोमांसा अपनी ज़बान से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए अक्सर जब वह खुश होता तो अपनी पंजाबी ज़बान में जुमला बोल जाया करता था। हालांकि अहमद और साजिब की ज़बान पंजाबी नहीं थी। साजिब पठान था तो उसकी ज़बान पश्तो थी। अहमद महाजिर था तो उसकी ज़बान उर्दू स्पीकिंग थी। मगर तीनों बच्चों के बचपन के दोस्त थे तो इसलिए एक दूसरे की थोड़ी बहुत ज़बान समझ जाया करते थे। मसला तो रोमांस और डॉक्टर साजिब का था, क्योंकि अहमद तो उर्दू स्पीकिंग था, इसके लिए अहमद की ज़बान तो दोनों को समझ में आ जाती थी। ये तीनों लाहौर में इकट्ठे एक ही जगह पर रहते थे, एक साथ ही स्कूल जाया करते थे और फिर एक साथ ही इन लोगों ने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। फिर वक्त ने करवट ली तो अहमद के वालिद का इंतकाल हो गया था तो वो अपने मामू के पास कराची शिफ्ट हो गया। डॉक्टर साजिब और रोमांसा वहीं पर रह गए। इसके बाद रोमांसा के बाप की डेथ हो गई और वो अपने माँ के साथ कराची आ गया। इस तरह इसके बाद डॉक्टर साजिब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए कराची जना हॉस्पिटल में आ गया, जहाँ पर इसने ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी जॉब भी स्टार्ट कर दी। फिर आहिस्ते आहिस्ते साजिब की तरक्की हुई और आज डॉक्टर साजिब का समार बहुत सीनियर हार्ट सर्जन में होता था और रोमांसा एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, जिसका खुद का बिजनेस 10 मुल्कों में वर्क कर रहा था। मगर अहमद कुछ खास तरक्की नहीं कर सका, क्योंकि अहमद के माली हालात पहले भी कभी ठीक नहीं थे और अब तो वो अपने मामू के पास रहता था। एक ऑफिस में नॉर्मल सी एम्प्लॉय की जॉब करता था, लेकिन इनकी अमीरी गरीबी ने कभी इनकी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं डाला। प्लान के मुताबिक आज दोपहर को ये तीनों इकट्ठे हुए और खूब जश्न का माहौल बनाकर इन लोगों ने एंजॉय किया। बहुत सारे गप्पे लड़ाने के बाद अब वो अपने बचपन की बातें याद करके हंस रहे थे। कि रोमांसा के मोबाइल पर इसके अम्मी जान का फ़ोन आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी जान। रोमान, तुम घर कब तक आओगे? अम्मी जान, मैंने आपको बताया तो था कि आज मैं ऑफिस से सीधा अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अहमद और साजिब के साथ कुछ टाइम गुजारना है। क्या बात है अम्मी जान, आप परेशान लग रही हैं? अपनी माँ की अफसरदा आवाज़ को पहचानते हुए रोमांसा पूछ रहा था। साजिब तुम्हारे साथ है? जी अम्मी जान। खैरियत, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुमने मेरा के निकाह के बारे में साजिब को नहीं बताया था? अम्मी जान, पहली बात तो मैं ये बात किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझता। दूसरी बात ये कि साजिब को पता है मेरा के निकाह के बारे में। अब आप सस्पेंस ख़त्म करके मुझे बताएं कि क्या हुआ है। साजिब के घर वाले मेरा का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं। साजिब के लिए? क्या क्या? रोमांसा ने हैरानी से कहा। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं? नहीं अम्मी जान, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। आप फ़ोन बंद करें, मैं ज़रा साजिब से बात करके आपको बताता हूँ।
साजिब और अहमद आपस में गप्पे लड़ाकर हंस रहे थे। रोमांसा फ़ोन पर बात करके वापस इनके पास आया और इसके तेवर काफ़ी बदले हुए थे, जिसको दोनों ने नोट किया। खैरियत, किसका फ़ोन था जो सुनकर चेहरे के ज़ाविये इस कदर बदले हुए हैं? अहमद मजाक कर रहा था। लगता है भाभी जान का फ़ोन होगा और उन्होंने शॉपिंग की लंबी चौड़ी लिस्ट सेंड की होगी, इसलिए नवाब का मूड ख़राब हो गया है। साजिब हंसते हुए बोला, साजिब, तुम्हारे घर वाले मेरे घर पर मेरी बहन का रिश्ता मांगने गए हुए हैं। इस बात का तुम्हें पता था? रोमांसा ने काफ़ी सर्द लहजे से पूछा था। यार आराम से बात करो, क्या हो गया? अहमद रोमांसा के सख्त और गुस्से वाले अंदाज को देखकर घबरा कर खड़ा हो गया था। रोमांसा, साजिब मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें पता था? साजिब, हाँ पता था। रोमांसा, तुम्हें मीरा के निकाह के बारे में भी पता था? फिर तुमने रिश्ता भिजवाने की ज़रूरत कैसे की? साजिब, यार तुमने खुद ही कहा था कि तुम बहुत जल्द मीरा को इस निकाह से आज़ाद करवा दोगे। रोमांसा, अपनी ज़बान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता रहा और तुम मेरे ही घर पर घात लगाए हुए थे। साजिब, रोमांसा, अकल के नाखून लो। मैंने तुम्हारे घर एक इज़्ज़तदार आदमी की तरह रिश्ता भेजा है। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह तुम मुझे यूँ जलील करो। यार मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम दोनों बैठकर आराम से बात करो। दोनों को तल कलामी करते हुए देखकर अहमद बीच में कूदा। मुझे इसके साथ कोई बात नहीं करनी। रोमांसा ने दो टूक जवाब दिया। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? हद है यार, किसी के घर बाइज्जत तरीके से रिश्ता भेजवाना कब का जुर्म हो गया? डॉक्टर साजिब भी गुस्सा में आ गया था। तुम अपनी उम्र देखी है? मेरी उम्र के हो तुम और तुम मेरी बहन से शादी की ख्वाहिश रखते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहाँ लिखा है एज डिफरेंस हो तो शादी नहीं हो सकती? यार रिश्ता नहीं भिजवाया जा सकता। रोमांसा, इतने पढ़े लिखे होकर ऐसी सोच, और जिस निकाह के बारे में तुम इस वक्त बात कर रहे हो, इस एसीपी की एज तो मुझसे भी ज़्यादा है और तू मुझसे कोई 2-3 साल बड़ा है। जब इसके लिए निकाह जायज़ हो गया तो फिर मुझसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने इस कमीने के साथ भी अपने बहन का रिश्ता ना करवाया था, ना ही एक्सेप्ट किया। तुम्हें सब पता है जिन हालात में निकाह हुआ था, और अब अम्मी जान का हुक्म है कि मेरा को इसके साथ ही रुखसत किया जाएगा। और तुम एक बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी अम्मी जान का कोई हुक्म भी नहीं टाल सकता, इसलिए इस कमीने को बतौर बहनोई कबूल करना मेरी मजबूरी है। रोमांसा के इस जुमले से साजिब के अंदर छन से कुछ टूटा था। साजिब का दिल टूट गया था। वो वहाँ से उठता हुआ गाड़ी की तरफ चला गया। अहमद बेचारा तो आवाज़ें देता रह गया, मगर इसके पीछे पलट कर भी नहीं देखा। रोमांसा, इसने ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया जिसका तुम इस तरह रिएक्ट किया है। अब तुम इसकी तरफदारी करोगे? रोमांसा ने गुस्से से अहमद की तरफ देखा। यार बात तरफदारी की नहीं है, तुम भी मेरे दोस्त हो और वो भी मेरा दोस्त है। मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। तुम दोनों में से जो गलत होगा मैं उसको बोलूँगा। इस वक्त जो तुमने किया वो गलत था। तुम्हारी बहन में इंटरेस्टेड था तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो शादी करना चाहता था। किसी को पसंद करना या ऐसे शादी करना कोई गुनाह या गलत बात नहीं है। गलत बात तब होता जब वो गलत नज़र से देखता, मगर शादी का इरादा ना रखता। मगर वो तो मीरा की पढ़ाई का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही मुकम्मल हो तो वो तुमसे बात कर सके, मगर कभी इसमें इतनी हिम्मत हुई और ना ज़रूरत नहीं थी कि वो खुद तुमसे बात कर सकता, क्योंकि तुम्हारा यही वाला एटीट्यूड से तुमसे बात नहीं करने देता था। अब जब निकाह हुआ है तो तुम इससे यही कहा था कि तुम अपनी बहन को इस एसीपी के साथ रुखसत नहीं करना चाहते, तो इसने अपने माँ बाप को भी इसलिए शायद भेजा होगा कहीं फिर से मेरा करे तो तुम लोग कहीं और ना कर दो। इस तरह तुमने इसकी तौहीन किया। इसका ये रिएक्ट गलत नहीं था। अहमद को समझाने पर रोमांसा ठंडा पड़ गया था। उसे भी एहसास हुआ कि इसने साजिब के साथ गलत कर दिया है, तो ये बात यहाँ पर रहकर हल करता है। इस तरह से जाने का क्या मतलब है? यार वो यहाँ पर कैसे खड़ा रहता? इस वक्त इसका दिल टूटा है और इस दर्द को तुमने और मैंने दोनों ने फेस किया है। तो ज़रा सोचो इस वक्त हमारी हालत क्या थी। तुम तो फिर भी संभल गए थे, मैं तो अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा देती। ऐसे में इसका इतना रिएक्ट बनता है। संभल जाएगा, ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा सारी बात को, मगर इस वक्त इसका दिल टूटा है और उसे मेरी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। जाओ संभालो उसे और मेरी तरफ से माजरत करना। अगर मुझे पहले आइडिया होता तो शायद मैं कुछ कर सकता इसके लिए, मगर इस वक्त कुछ मेरे हाथ में नहीं है। मेरा का निकाह हो चुका है। ना तो अम्मी जान इसका निकाह तोड़ना चाहती और ना ही वो कमीना एसीपी इस निकाह को ख़त्म करना चाहता। तो ऐसे में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय माजरत के।
जो मैंने गलत जुमले साजिद को बोले हैं, इनके लिए साजिद को बोले गए जुमलों के लिए रोमांसा के दिल में बहुत नदामत महसूस कर रहा था। सामिर के पिछले 2-3 दिन से मीरब से बात नहीं हुई थी। आज इसका दिल बहुत कर रहा था वो अपनी बहन से बात करे, इसलिए अपना फ़ोन निकाला और मीरब का नंबर डायल किया। इस वक्त पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अपने चेयर को घुमाता हुआ कुछ सोच रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक मेरा बच्चा, मेरी प्यारी बहन, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। भाई की याद नहीं आती तुम्हें? भाई बहुत आती है मुझे आपकी याद, फिर मिलने क्यों नहीं आई? भाई साहब मसरूफ़ थे, इसके पास टाइम नहीं था या इस घटिया इंसान की नीयत नहीं थी। प्लीज़ भाई इस तरह से मत बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो जी सॉरी आपके शौहर मोहतरम को गलत बोलने के लिए। वो मीरब को मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें लेने और तुमसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। नहीं भाई, घर पर मेहमान आए हुए। खैरियत कोई मेहमान आए हुए हैं? भाई वो मीरा के रिश्ता लेने के लिए आए हैं। किसका रिश्ता लेने आए हैं? मीरा अपनी ज़बान दबाई। इसके मुंह से जल्दी में निकल गया था कि मीरा का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं, मगर बाद में उसे याद आया कि मीरा का निकाह तो उसके भाई से हुआ है। मगर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था, बात सामिर के कानों तक पहुंच चुकी थी। मेरा बेटा, मैंने कुछ पूछा है, कौन किसका रिश्ता लेने आया? सामिर की आवाज़ में काफ़ी तल्खी आ गई। भाई वो जवाब दो मीरा, मैंने पूछा कौन आया है? मीरा का रिश्ता लेने के लिए। इस बार लहजा बहुत ज़्यादा सख्त था। भाई कोई डॉक्टर साजिब के अम्मी अब्बू हैं जो मीरा का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। और मीरा किधर है? भाई वो तो कॉलेज गई है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन भाई आप तो कह रहे थे आपका बहुत दिल कर रहा मुझसे बातें करने का, क्योंकि तुमने मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई। इसके बाद मेरे पास बातें करने के लिए नहीं है और ना ही मेरा मूड है बात करने का, इसलिए बाद में बात करता हूँ। सामिर की गुस्से से नसें फटने वाली हो रही थी। वो झटके से अपने ऑफिस की चेयर से उठकर खड़ा हुआ और अपना मोबाइल उठाकर अपनी जेब में डालता हुआ फुल यूनिफॉर्म में निकलकर अपने जीप में आकर बैठ गया। इसका रुख सीधा मीरा के कॉलेज की तरफ था। पुलिस वाला था और अब तरीके से इसने मीरा की हर खबर जमा करके रखी हुई थी, जैसे कि मीरा किस कॉलेज में पढ़ती है, मीरा का प्रोफेसर कौन है, मीरा किस टाइम पर कौन सा लेक्चर लेती है, कब कॉलेज जाती है और कब घर आती है। ज़्यादातर रोमांस उससे कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करता है। ये बात भी वो अच्छी तरह से जानता था, मगर आज उसे किसी का भी डर नहीं था। उसे हर हाल में अपनी बीवी से मिलना था, मगर आज भी इसने कोई भी गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाया था। आखिर एक पुलिस वाला था, कानून के दायरे में रहकर काम करना बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसलिए जैसे ही मीरब का फ़ोन बंद हुआ, इसने रोमांसा की माँ को फ़ोन मिलाया। अभी ना इनका जवाब सुने सलाम कहने के बाद इनसे ये कह दिया कि वो आज मीरा को कॉलेज से पिक करके कुछ देर अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाएगा, और आप अपने बेटे को समझा दीजिएगा कि किसी भी तरह का तमाशा क्रिएट ना करे। इसका शक्ल लहजा देखकर रोमांसा की माँ को अंदाज़ा हो गया था कि इसके कानों में मीरा के रिश्ते वाली बात पहुंच गई है।